द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ लाहौर से शरीके गुफ्तगू हैं प्रोफेसर इकबाल चावला साहब। चावला साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे हिस्ट्री डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में, डीन भी रहे। और जो गुफ्तगू है जावेद इनायत साहब, इनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है और ये इंटेलेक्चुअल हैं, ऑथर हैं। जावेद साहब, आपसे अगर मैं शुरू करूं, जी, आपने मेरा वो इंटरव्यू देखा जो डिस्कशन मैंने की टू नेशन थ्योरी पे, और यह मकबूल जान साहब, रिजवान हैदर और इरफान शहजाद साहब के साथ, तो क्या तासुरात हैं आपके उसके हवाले से? में ना, टू नेशन थ्योरी पे पाकिस्तान में आज भी बहुत कंफ्यूजन पाया जाता है। मतलब 10 पढ़े लिखे लोगों को आप एक कमरे में बिठा लें और उनसे पूछें टू नेशन थ्योरी क्या थी, क्या ये आज वैलिड है, नहीं है, तो मेरा ख्याल है 5 व्यूज कम से कम आ जाएंगे, डिफरेंट व्यूज। तो मसलन क्या अब टू नेशन थ्योरी वैलिड है, नहीं है, उस पर भी बहुत कंफ्यूजन होगा। और उसको कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इटर्नल ट्रूथ समझते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक्स में इसकी बड़ी प्रेज की जाती है। तो इस कंफ्यूजन को कैसे देखते हैं आप? क्यों है ये कंफ्यूजन, इतना क्यों क्लैरिटी नहीं है हमारे यहाँ ना? देखिए, कॉन्फ्यूजन इसलिए कोई नहीं है। ये असल में हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। और ये चूंकि ब्रिटिश इंडिया के इलाकों को डिवाइड करने का जब ब्रिटिश ने प्लान बनाया तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं। इस पर चूंकि कुछ पहले भी सर सैयद अहमद खान वगैरह लोगों ने और कुछ हिंदू जो कट्टरपंथी थे उन्होंने भी बहुत सारी कुछ चीजें लिखी हुई थी और कही हुई थी। तो ये बात 1876 में सर सैयद अहमद खान ने भी कही थी कि ये हिंदू और मुसलमान जो हैं ये अलग अलग कौमें हैं। और सर सैयद अहमद खान ने तो यहाँ तक कहा था कि जब हम अफगानिस्तान में जाते हैं या सेंट्रल एशिया में जाते हैं या पर्शिया में जाते हैं या अरब में जाते हैं तो वो इलाके तो हमें अपने लगते हैं, वहाँ के लोग तो हमें अपने लगते हैं, लेकिन जब हम किसी हिंदू टाउन में दाखिल होते हैं जो हमारे हमवतन हिंदुओं का कोई टाउन होता है तो हमें लगता ही नहीं है कि ये लोग हमारे हैं। तो सर सैयद खान ने ये भी कहा था कि ये जो 1857 की जो जंग आज़ादी हुई थी उसको उसने कहा था कि ये तो हिंदुस्तान में ये जो कटियाजाद के मुसलमान जुलाए हैं ये उनने बगावत की है, इसका अशरफ या मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुसलमानों का यहाँ जो टू नेशन थ्योरी का नजरिया है ये नस्ल परस्ती का नजरिया भी है, क्योंकि इस्लाम को ये कहा गया है कि ये डोमिनेंट होने के लिए आया है और उसमें ये जो साम्राज्य रुझान है वो भी पाया जाता है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि किसी अकीदे को आप कोई पॉलिटिकल सिस्टम या कोई समाजी सिस्टम जब बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। जब हिंदुस्तान में टू नेशन थ्योरी को अंग्रेजों ने इनकरेज करना शुरू किया तो उनका मसला और था और मुसलमानों का मसला और था। मुसलमान आम बंदा ये सोचता था कि शायद इससे हमें जो हमारी गरीबी है, हमारी जो जहालत है और हम जो तंग दस्ती का शिकार है, परेशानियां जो हमारे मसाइल है, हमें उससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन अंग्रेजों का मकसद ये था कि हम मुसलमान फ्यूडल क्लास के लिए इस नजरिए को बुनियाद बनाकर हिंदुस्तान का बंटवारा करें और हिंदुस्तान की जो कदीम कौमें है इनका बंटवारा करके इनको आपस में लड़ा कर इस खिते में अपने साम्राज्य जो मकासद हैं उनको पूरा करें। और उन्होंने इस खिते को अपनी कंट्रोल में करने के लिए असल में हिंदुस्तान का बंटवारा किया था। इसमें मुसलमानों की ओवरऑल पॉपुलेशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इस तरह ये कहा जाता है कि ये कोई मास मूवमेंट थी या कोई मुसलमानों ने इसका मुतालबा किया था। मुसलमानों ने कहाँ मुतालबा किया था? मुसलमानों के जो मेहनती लोग थे उसमें एक तबका जरूर उसमें शामिल था, लेकिन जितने भी मुस्लिम जो मजहबी तबका थे वो तो प्रो ब्रिटिश थे। चाहे उसमें वो जो जमात अहमदिया हो या वो जो बरेलियों का एक तबका था वो लोग थे, वो तो खुद इतने मतलब उस तरह की पॉलिटिक्स करते थे जो ओपनली जो है मुस्लिम लीग की तरह प्रो ब्रिटिश पॉलिटिक्स थी। तो हमें इस टू नेशन थ्योरी को किसी कंफ्यूजन की नजर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक फॉल्स सोशियोलॉजिकली पॉलिटिकली इसको हमें एक फॉल्स नजरिया कहना चाहिए। ये किसी नेशन की डेफिनेशन नहीं करता है, बल्कि ये किसी अकीदे की डेफिनेशन में आता है, किसी मजहब की डेफिनेशन में आता है, किसी फिरके की डेफिनेशन में आ जाता है। लेकिन इसकी आप किसी नेशन स्टेट की डेफिनेशन आप किसी मजहब, किसी फिरके, किसी धर्म की बुनियाद पर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक इलाकाई इंटिटी बन चुका है, एक रीजनल इंटिटी है। इसमें
बहुत सारी कौमें रहती हैं, जिसमें पंजाबी एक एंशियंट कौम है, जिनकी हजारों साल पुरानी तारीख है, इनका अपना एक कल्चर है, जुबान है, सकाफत है, और इनको ही काटा गया था टू नेशन थ्योरी की दो धारी तलवार से। और बंगाली कौम जो इस खिते की सबसे बड़ा एथनोलिंगुअल ग्रुप है, जिसकी आबादी 30 करोड़ के लगभग है, उनके दो टुकड़े कर दिए गए थे और वो टूटे। और हमारी जो रियासत जम्मू कश्मीर है उसको तोड़ा गया था, लेकिन उसको टू नेशन थ्योरी के नतीजे में नहीं, बल्कि उसको दोनों रियासतों के बीच में डिस्प्यूट के तौर पर और कोल्ड वार का जो प्रोजेक्ट था इस खिते में सोवियत यूनियन के खिलाफ, उसलिए तोड़ा गया था। लेकिन पंजाब और बंगाल को टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर तोड़ा गया था, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में। ठीक हो गया। तो मैं अभी इकबाल साहब से पूछ लूं। इकबाल साहब, और या मकबूल जान साहब ने एक दफा कहा था कि दो कौमी नजरिए का बानी औरंगजेब आलमगीर था। कुछ लोग मुजद्दिद अल फसानी यानी शेख अहमद सरहंदी का नाम भी लेते हैं और कुछ सर सैयद का नाम लेते हैं। अब सर सैयद के दोनों तरह की स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं। उनकी एक स्टेटमेंट ऐसी भी है कि हिंदू और मुसलमान एक खूबसूरत दुल्हन की दो आंखों की तरह हैं। तो कुछ और स्टेटमेंट्स भी मिल जाती हैं। तो आपके ख्याल में दो कौमी नजरिए का बानी कौन था और क्या ये अब वैलिड है? आपका शुक्रिया, आपने मुझे फिर याद फरमाया। और मैं जवेद साहब का भी मैं सलाम अर्ज करता हूँ। बहुत मुझे मज़ा आया इनकी गुफ्तगू सुन के। लेकिन मेरी जो क्लैरिटी थी थोड़ी बहुत जो थी वो सारी जाती रही है। उसकी वजह ये आपका जो सवाल है वो बड़ा टू द पॉइंट है। इस पर सवाल का जवाब देना ज़रा आसान है, जबकि उनकी गुफ्तगू इतनी कम्प्रीहेंसिव थी जिससे किसी सवाल का जवाब वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। अभी भी आवाज़ में ना गड़गड़ आ रही है, पता नहीं आपको क्लियर आ रही है मेरी आवाज़ या नहीं आ रही? Am I audible or not? जी जी, आई कैन हियर यू। Yes, am I audible? जी जी। अच्छा, आपका जो सवाल है कि जी क्या औरंगजेब ने दिया या सर सैयद ने दिया या किसने दिया? देखिए, दो कौमी नजरिया जो है, जैसे जवेद साहब फरमा रहे थे, समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। ये सिर्फ एक दो किताब पढ़कर, टेक्स्ट बुक पढ़कर हम नहीं समझ सकते हैं। एंशिएंट पीरियड में माना रोमन एम्पायर, होली रोमन एम्पायर बनी, माना यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई, मान लिया। अब मैं ये अर्ज कर रहा था, यहाँ तो हम चल जाए एंशिएंट सिविलाइजेशन पर या मिडीवल पीरियड पर। जब हम मॉडर्न पीरियड पर आते हैं, जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, तो फिर हम इंडो सब कॉन्टिनेंट में भी जाना चाहते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब हम कहते हैं कॉन्टिनेंट है जवेद साहब, कॉन्टिनेंट मीन्स एक ऐसा खिता है जिसमें बेशुमार अक़वाम है, जिसमें बेशुमार ममालिक हो सकते हैं, जिसमें बेशुमार नस्लें हो सकती हैं। और ये तसव्वुर आया है, बेसिकली जो तसव्वुर आया है वो अंग्रेजों के आने के बाद आया है। आपने कहा डिवाइड एंड रूल, बड़ा आसान है डिवाइड एंड रूल कहना। भाई डिवाइड एंड रूल हुआ तो ब्राह्मण समाज तो अंग्रेजों ने शुरू करवाई थी ना, और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है अंग्रेज ने बनाई है। आर्य समाज 1875 में हिंदुओं ने शुरू की है। सर सैयद ने, जो आपने कहा ना, दोनों चीजें मिलती हैं। सर सैयद को हमें उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा। सर सैयद ने जब कहा था कि मेरी दुल्हन की आंखों की तरह है, वो 60s की बात, 1857 की वार के हवाले से कहा। जब उन्होंने देखा 1875 में आर्य समाज आ गई, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है आर्यंस का है, और मुसलमानों और जो गैर मुल्की ममालिक से लोग आए हैं, ईरान से हैं, सेंट्रल एशिया से हैं, उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो तब फिर उन्होंने, और खासकर जब जमहूरियत का तस्वर आ गया, और खासकर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का 1878 और 82 में, तो तब उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेचर में तकरीर करते हुए कहा कि ये जो डेमोक्रेसी इंडिया में आ रही है, ये सारी जो मेजॉरिटी का रूल होगा। और मुसलमान जो है, जिनकी तालीम नहीं है, जिनकी मैशत नहीं है, जिनको आपने निशाने इबरत बना दिया 1857 के बाद, मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं होगी। मुसलमानों पर रहम कीजिए, मुसलमानों को एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ये उन्होंने कहा। यहाँ से दो कौमी नजरिया नहीं, वो एक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है। दो कौमी नजरिया जाकर बनेगा 1930 में, जब इल्लामा इकबाल वाज़े तौर पर खित्तों का जिक्र करते, जिन्होंने कहा पंजाब, सिंध और
बंगाल वगैरह में, वो बात नहीं, बात की बात है। तो इजरा इसको हमें तारीख के आईने में अफसानी अंदाज से नहीं समझना होगा। तो ये कहते हैं अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों ने तो फिर हिंदुओं को कहा ब्राह्मण समाज शुरू करो, अंग्रेजों ने कहा ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो तो अंग्रेज ने बनाई है, तो वो तो हिंदुओं को कहा। तो दो कौमी नजरिए से पहले हमें समझना होगा इंडियन नेशनलिज्म किसने दी? अंग्रेजों ने दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजों ने बनाई, किसे हिंदू ने नहीं बनाई, किसे सिख ने नहीं बनाई, ये मुसलमानों ने जो बनाई वो बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम बनाई, वो रिस्पॉन्स था, दैट वाज रिएक्शन। वो रिएक्शन जो है वो रिएक्शन होता है कौमों में। अच्छा, अब आगे चलते हैं। दो कौमी नजरिया मैं नहीं समझता औरंगजेब ने दिया। औरंगजेब ने अपनी दक्कन पॉलिसी शुरू की, और दक्कन पॉलिसी में जो मराठों ने रिस्पॉन्स दिया वो हिंदू नेशनलिज्म था। उसी से हिंदू नेशनलिज्म इमर्ज हुआ है, उसी से फिर। और यहाँ पंजाब में सिखों ने अपना सिखिज्म का प्रचार किया है। यहाँ पे रंजीत सिंह के बाद जो बंदा बैरागी का जो कत्ल हुआ, उसके बाद जो सिखों ने जो शुरू किया वो आपके सामने, वो एक अलग पहलू हो जाएगा। हम चाहते हैं दो कौमी नजरिया। दो कौमी नजरिया हुआ है पॉलिटिकल जो सिस्टम इंट्रोड्यूस होता रहा ब्रिटिश का, उसकी वजह पॉलिटिकल एक डेमोक्रेसी आ गई, फिर उस डेमोक्रेसी के नीचे पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड्स आ गई, उन डिमांड में जो मेजॉरिटी की उसी का रूल चलता है। यानी 1906 में अगर आप देखिएगा, जब मुस्लिम लीग ने शिमला डेपुटेशन किया और मुस्लिम लीग बनाई, तो उन्होंने डाटा शेयर किया है कि 1882 से लेकर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 1906 तक बमुश्किल 5% मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन मिली है। यानी ये डाटा आप निकाल सकते हैं, शरीफुद्दीन पीरजादा की किताब से निकाल सकते हैं, शास्त्री की किताब से निकाल सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को, क्योंकि उसमें जॉइंट इलेक्टोरेट था, जॉइंट इलेक्टोरेट के नतीजे में हिंदू जो के सरमायादार था, जागीरदार था, और वो अपने वोटर्स को जो के हिंदू था उसको वो कर लेता। मुसलमान जो थे वो एहसास महरूमी का शिकार होते गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। तब जाकर अलीगढ़ के सर सैयद ने तो पहले ही कह दिया था कि यार ये जो आप निज़ाम ला रहे हैं, इससे मुसलमानों के अंदर एहसास महरूमी होगी, आप ऐसे कीजिए, लाइए डेमोक्रेसी लेकर आइए, मगर इसके अंदर हमें मुसलमानों को एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दीजिए, जो नहीं दी गई। फिर 1892 के एक्ट में भी नहीं दी गई। प्रोविंशियल प्रोविंसेस में आपने इलेक्शन का जो है ना वो निज़ाम लेकर आ गए, इलेक्टोरल प्रोसेस ले आए। उस इलेक्टोरल प्रोसेस में भी मुसलमानों को नुकसान हुआ। तब जाकर सरसिया ने 1896 में ये जो कह रहे हैं वो तो मुझे समझ नहीं है कि क्या सरसिया ने कहा है, लेकिन जो सरसिया की तकरीर पढ़े, सरसिया ने तब जाकर सेपरेट इलेक्टोरेट का 1894-96 में उन्होंने कहा जी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दें, कम से कम हमारी आबादी के नसब से ही हमें नुमाइंदगी मिल जाए। तब जाकर शिमला डेपुटेशन जो था 1906 में, उन्होंने कहा कि हमें अलहदा वोट देने का हक दिया जाए, जो कि नहीं माना गया। कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट किया, इवन कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया। फिर 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स में मुसलमानों को अलहदा वोट देने का हक दिया गया। आपको पता कितने लोगों को दिया गया? शोर इतना डाला जाता है कि जी देखे जी ये तो दो कौमों को अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल। सिर्फ 9 लोगों को, सिर्फ 9 लोग आए हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत, जिसमें कायदे-ए-आज़म भी शामिल थे। तो बहरहाल बात यह कि 1916 में कांग्रेस ने बड़ा अच्छा काम किया कि मुस्लिम लीग की डिमांड को मानते हुए मुस्लिम लीग को अपने अंदर शामिल करके और ये कहा कि जी सेल्फ रूल दे दिया जाए, अंग्रेजों को मुतालबा किया। और वो जो लखनऊ पैक्ट था 1916 का, जिसको कायदे-ए-आज़म का बेहतरीन एक अमल कहा जाता है, और दोनों मुसलमानों और सिखों के दरमियान, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान एक पुल की हैसियत अख्तियार कर गए। इसलिए उन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया। लेकिन जी अलमिया ये है कि कांग्रेस ने मान लिया कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, मुसलमानों को उन्हें प्रोफेशनल मरकज में एक आप रिप्रेजेंटेशन दें। लेकिन कांग्रेस ने जो असल काम किया, 2 सूबों में अक्सरियत थी मुसलमानों की, वो पंजाब और बंगाल में, वो छीन दी। उसमें कहा जी 40% दे दीजिए, 44% दे दीजिए पंजाब और बंगाल में,
वो भी अच्छा किया, उन्हें अपने मफादात अजीज थे। कायद आजम को ये था कि यार चले दो कौमें मिलकर, दो जमातें मिलकर अंग्रेजों से सेल्फ रूल ले लें। और वो 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आ गई। उस रिफॉर्म्स को दोनों पार्टियों ने रिजेक्ट कर दिया। अब रहा जो इलामा इकबाल ने जो दो कौमी नजरिया दिया, उसकी 1990 से लेकर 1930 तक की कहानी है। जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई, प्रोविंसेस में आपने लोगों को वोट देने का हक दे दिया, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टेड दे दिया, मुसलमानों को नहीं दिया, साथ सिखों को भी दिया। सिर्फ मुसलमानों दो कौमी नजरिए समझना, हमने तो वन नेशन थ्योरी भी समझना होगा, 3 नेशन थ्योरीज भी समझना होगा, उसके साथ ईसाइयों को भी समझना होगा, एंग्लो इंडियन को भी समझना होगा। खाली बैठकर एक इतनी सी किताब पकड़कर उस पर हम हिस्ट्री को समझ लेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। आप ये देखिए कि 1919 से लेकर 1930 तक पंजाब में हुआ क्या, बंगाल में हुआ क्या, पंजाब और हिंदुस्तान में जो हालात हुए, खिलाफत हुकूमत चली और जलियांवाला बाग का वाकया हुआ और बहुत सारे वाकयात हुए, लेकिन उसमें जाहिर है डिवाइड एंड रूल चल रही थी। अंग्रेज अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था और उसमें शुद्धि और संगठन आ गई। आर्य समाज तो चली 75 में, यहाँ पर RSS आ गई और फिर यहाँ पे रंगीला रसूल लिखकर जो मुसलमानों के जज्बात को नुकसान पहुँचाया। इलामा इकबाल जैसा शख्स जो कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी अगर 1930 में खुतबा इलाहाबाद दे दे और ये कहे कि जी पंजाब और बंगाल में कौमियत की उस वक़्त की डेफिनेशन, नेशनलिज्म की उस वक़्त की डेफिनेशन के मुताबिक ये कहे कि जिन इलाकों में मुसलमान अक्सरियत में हैं वहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत बनती मैं देख रहा हूँ, कह रहा हूँ, ये नहीं कहा बनेगी। उन्हें कहा कि खबरदार अपने अगर आपने रवैये नहीं बदले। आप क्या कर रहे थे? आप कर रहे थे नेहरू रिपोर्ट, जिसमें कहा कि हम नहीं मानते किसी को कौम, ना माने भी कौम, आप उसको कम्युनिटी मान लीजिए, कम्युनिटी मानकर ही उसके अख्तियार दे दीजिए। कम्युनिटी तो आप मान रहे थे, कम्युनिटी मानकर फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ गांधी जी जाते हैं और गांधी जी जाकर गांधी जी से इलामा इकबाल ने कहा यार कोई छोड़िए, हम 14 निकाह से भी पीछे हट जाते हैं, हम खुतबा इलाहाबाद पे भी पीछे हट जाते हैं, मुसलमानों के जायज़ मुतालबात मान लीजिए, मरकज़ में 1/3 नुमाइंदगी दे दीजिए, पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को उनकी आबादी की नुमाइंदगी दे दीजिए। ये बातें हो रही हैं। अच्छा, देने में क्या हर्ज है? दूरदेशी नहीं है, अच्छा देशी नहीं है, इसलिए तभी जाकर आप देखिए कि कायद आज़म दिल बर्दाश्त होकर वहीं इंग्लैंड में आ जाते हैं। जब आप देखते हैं लॉर्ड इरविन और गांधी पैक्ट हो जाता है, फिर आप देखते हैं मैकडोनल्ड अवार्ड आ जाता है। उस मैकडोनल्ड अवार्ड में आप देखिए कि वो सिर्फ मुसलमानों को अलहदा कौम नहीं मान रहा, शूद्रों को भी मान रहा है, दलित को भी मान रहा है, स्केड्यूल कास्ट को भी मान रहा है, सिखों को भी मान रहा है। सिर्फ गांधी जी को तकलीफ होती है स्केड्यूल कास्ट के लोगों की, सिखों की कोई नहीं होती। सिखों का केस लेकर कांग्रेस लेकर बढ़ जाती है, मुसलमानों की तो बात ही नहीं होती है। तो बात बढ़ते बढ़ते हम जब देखते सिर्फ वजारतें आती हैं, वो मौका वो था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे थे, क्योंकि प्रोविंशियल जो पार्टीज थी जिसमें यूनियनिस्ट थी और बहुत सारी थी, उन्होंने ये जो नेशनल लेवल की पार्टीज थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, उन्हें कमजोर कर दिया था जी। मुस्लिम लीग सबसे ज्यादा कमजोर हो गई थी, कांग्रेस भी जी। अच्छा इकबाल साहब, इसमें मैं ये कह रहा था ये कमजोर थी जी। मैं अर्ज करूं कि एक तो ये कि कांग्रेस बनाने वाला जो था वो अंग्रेज जरूर था, लेकिन क्या उसने ऐसा अंग्रेज गवर्नमेंट के कहने पे किया या उसका एक वो इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव था? और फिर अगर ये कोई ऐसी साजिश थी अंग्रेजों की, तो फिर इतने मुस्लिम ज़ुअमा जो थे, मुस्लिम लीडर्स थे बड़े बड़े, जिन्ना साहब इंक्लूडेड, वो फिर क्यों कांग्रेस में चले गए अगर वो अंग्रेजों की साजिश थी इंडिया को सब्जुगेट करने की? और दूसरा जो सर सैयद का आपने कहा ना, जो दो आंखें हैं खूबसूरत दुल्हन की, वो उनकी स्टेटमेंट्स है 1884 की, पंजाब के दौरे पे वो आए थे और उसकी रिपोर्ट छपी हुई है, तो 1884 की बात है। उसमें उन्होंने ये कहा कि एक खूबसूरत दुल्हन की दो आंखों की तरह हैं हिंदू और मुसलमान।
और फिर जो है आपने बात की मुस्लिम लीग जब बनी, मुस्लिम लीग बनी और उससे पहले जो है शिमला डेपुटेशन हुआ, मुसलमान जो थे, जो टॉप के लीडर्स थे, फ्यूडल्स एंड अदर्स, वो गए वायसराय के पास, उसको कहा कि हमें वो दे दो, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। तो अगर हर कम्युनिटी सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे, फिर नेशनल यूनिटी तो नहीं रहती ना, कि आप हर बंदा जो है, मतलब एक मुसलमान जो है, क्या सिर्फ मुसलमान ही उसको रिप्रेजेंट कर सकता है? क्या एक हिंदू को हिंदू ही रिप्रेजेंट कर सकता है? इस तरह तो फिर सादिक जो मेयर बन गया लंदन का, वो कहते जी आप मुसलमान हैं, आप तो, आपका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, यहाँ तो क्रिश्चियन ही बनेगा। तो ये जो थिंकिंग है, फिर नेशनल यूनिटी तो नहीं रहती उसमें। और जहां तक आपने बात की कि जिन्ना साहब की बड़ी अचीवमेंट थी, क्राउनिंग अचीवमेंट थी 1916 का लखनऊ पैक्ट, तो लखनऊ पैक्ट को तो कंडेम किया है अल्लामा इकबाल ने खुद, उसको कहा कि ये एक पिट फॉल है, एक गड़ा है जिसमें मुस्लिम लीग की लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप जा गिरी। तो ये जो चीजें हैं, अपने नेहरू रिपोर्ट को हमारे यहाँ बड़ा कंडेम किया जाता है हमारे टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन आप डॉक्टर इश्तियाक की किताब देखिए जिन्ना वाली, तो उसमें वो तारीफ कर रहे हैं उसकी कि इट वाज अ रीजनेबल डॉक्यूमेंट, जिसके बनाने में काफी सारे मुसलमान भी शामिल थे, दूसरी कम्युनिटीज के लोग शामिल थे। और उसके मुकाबले में जिन्ना साहब के जो 14 पॉइंट्स थे, उसमें उन्होंने क्या कहा कि हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सूबों में भी, सेंट्रल लेवल पे भी, फेडरल लेवल पे भी। तो सर किस तरह से मुमकिन है? इट्स नेगेशन ऑफ डेमोक्रेसी कि किसी सूबे में आप 8% हैं, किसी में 10% हैं, किसी में 15% हैं, आपको अगर 33% दे दिया, बाकी कम्युनिटीज कहाँ जाएंगी? तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये हमारे टेक्स्ट बुक्स में क्यों नहीं इनका जिक्र आता? नहीं, देखिए बहुत अच्छे सवाल आते हैं और बड़े जेन्युइन हैं, जिनका सेटिस्फैक्टरी जवाब देना शकील साहब यकीनन मुश्किल है। ये सवालात उठते हैं, उठने चाहिए, इन पर डायलॉग होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। देखिए पहला आपका जो सवाल है, जो ए.ओ. ह्यूम ने जो बनाई है कांग्रेस, तो भाई उसकी एडवर्ड ग्लैडस्टोन से उसने जाकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड से मंजूरी ली है, और ये भी कहा गया कि इसके सेशन में, हर सेशन में एक गवर्नर बैठेगा, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव बैठा करता था। और अगर आप पहले सालों में इजलास देखें तो एडवर्ड ग्लैडस्टोन की ये बैक साइड पे तस्वीर लगा करती थी, उसमें तो जाने न जाने गुल ही न जाने, भाग तो सारा जाने है। वो अलग बात है कि इसमें 72 लोगों में से 70 हिंदू थे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हिंदू बनारस कॉलेज में इसकी बुनियाद रखी गई है। तो आप ना माने तो मैं तो नहीं कुछ कर सकता, लेकिन हिस्टोरिकली तो ये प्रूवन है। हाँ, ए.ओ. ह्यूम जो चाहता था, उसके अपने ऑब्जेक्टिव थे, वो ये चाहता था कि 1857 का वाकया दोबारा ना दोहराया जाए। हालात खराब हो रहे थे, पेजेंट्स के हालात खराब हो रहे थे, मुल्क की मैशत बहुत खराब हो रही थी। वो ये चाहता था कि अगर हमने इसी तरह लोगों को मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते देखा, तो क्यों ना हम नेशनल लेवल की हम एक सियासी जमात बना लें। जब हम जमहूरियत ही ला रहे हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वर्ड उसी ने दिया है, किसी हिंदू ने नहीं दिया है। तो अगर हम ये कहें कि जी ये इंडियन नेशनलिज्म वहीं से शुरू हुई है, इससे पहले तो किसी ने नहीं इंडियन नेशनलिज्म का लफ्ज बोला, वहीं से इंडियन नेशनल कांग्रेस का लफ्ज बोला है। उस इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्ड्स के जवाब में टू नेशन में जो सर सैयद ने कहा, वो ये नहीं कहा कि हम 2 कौमें, उन्होंने कहा देयर आर मैनी सेवरल नेशंस बट देयर आर 2 मेजर नेशंस। ये बात कायद आज़म ने कही है, यही बात इलामा इकबाल ने कही है। इसलिए इसको जरा थोड़ा सा प्रॉपरली समझना पड़ेगा। ऐसी नफरत या मोहब्बत हमें पैदा करने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री को हम डील कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो आपने सवाल किया सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, चले एक कौम के अंदर जो माइनॉरिटीज में होती है, बावजूद उनके अंदर एहसास महरूमी हो जाती है। और मुसलमानों की एक जेन्युइन रीजन थी, इतने 100 साल हुकूमत करने के बाद यकदम आप गुलाम बन गए, और आपको जनाब बैठकर अंग्रेजों ने जो सजाएं दी वो अपनी जगह पर, उसके साथ आपने अंग्रेजों ने हिंदुओं को और सिखों को बहुत सारे इनामात दिए, जिसका मतलब ये कि वो मुसलमान 3rd ग्रेड सिटीजन बन गए और हिंदू और जो सिख थे वो 2nd ग्रेड सिटीजन बन गए। कोई हर्ज नहीं, उनका हक था, वो लायल रहे थे। उनमें से चंद एक हिंदुओं ने हिस्सा लिया था 1857 में, सिखों में बहुत कम लोग थे जो शामिल हुए थे, वो भी उनका राइट था, उनकी मर्जी थी। हाँ, मुसलमानों को जो सजाएं दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो शुद्रा थे, वो थे जी मुसलमान, वो उन्होंने सरसिया ने जो किताब लिखी थी लायल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया लिखी थी, उन्होंने वो लोग जो
जो अंग्रेजों के मुराद याफ्ता थे, जिनमें पंजाब और सिंध और बंगाल और मुख्तलिफ सूबों के लोग थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन्होंने 1857 की जंग में हिस्सा नहीं लिया था। उन्हें कहा खाली वो लोग नहीं है जो फौज में शामिल थे, आम लोग थे, ये वो लोग थे जो आपके साथ लॉयल रहे हैं, लिहाजा आप सारे मुसलमानों को नफरत की निगाह से ना देखें, सजाएं ना दें। नतीजतन फिर उन्होंने किताब वो कम्युनिटी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन भी लिखी, तबयीनुल कलाम भी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा यार ईसाइयत और इस्लाम एक है, जुडाइज्म एक है। वो उनकी कोशिश ये थी कि ईसाइयों के दरमियान जो नफरत पैदा हो गई है वो ख़त्म की जाए। अच्छा, वो ख़त्म करने से क्या फ़ायदा हुआ? लॉर्ड मियो को 1870-72 में यहाँ पर कत्ल कर दिया गया, वायसराय को, और मुसलमान ने, पठान ने कत्ल किया। तो ये जो आपने लाला लाजपत की किताब अगर पढ़ ले ना, जवेद साहब, उन्होंने लिखा कि 1906 तक जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल के तहत, वो हिंदुओं को नवाजना था, मुसलमानों को नहीं था, मुसलमानों को सजा देना था। 1906 में जब उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट का और शिमला डेपुटेशन किया उनके ख्याल के मुताबिक, उसके बाद पॉलिसी बदली है। चले पॉलिसी उनकी ये थी या वो थी, दोनों हिंदू या मुसलमान जो थे वो हिंदुस्तान में रह रहे थे, वो अंग्रेजों के ज़ेरे अताब थे। पहले मुसलमानों ने जो जुल्म किया वो गलत किया, चाहे औरंगजेब ने किया या अकबर द ग्रेट ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा होना चाहिए था, सेकुलर इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए थी, वो उन्होंने किया। लेकिन औरंगजेब पर भी बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी है कि उन्होंने हिंदुओं के साथ जुल्म नहीं किया। अंग्रेजों ने तो डिलिबरेट पॉलिसी रखी कि पहले हिंदुओं को नवाजा, फिर मुसलमानों को सजा दी, फिर उन्होंने कांग्रेस को प्रमोट किया, फिर जैसे देखा कि कांग्रेस ज्यादा आगे बढ़ रही है तो मुस्लिम लीग आगे आ गई। ये सारी कहानी सब जानते हैं। हम बात करते हैं दो कौमी नजरिया जो पैदा हुआ सरसिया ने नहीं किया, वो कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट था। उस वक्त उन्होंने कोई अलहदा मुल्क की आइडेंटिफाई नहीं किया था, जो आइडेंटिफाई किया इलामा इकबाल ने। अच्छा, उससे पहले भी अगर आप के अजीज की किताब पढ़े तो वो कहता है 300-400 स्कीमें आई जिसमें हिंदुस्तान की तकसीम की बात हो रही थी, डिवीजन की बात हो रही थी। तो इलामा इकबाल ने वो उस वक्त की नेशनलिज्म, जो वर्ल्ड लेवल पर नेशनलिज्म की डेफिनेशन थी, उसको सामने रखते उन्होंने कहा कि अगर आप नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखें, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी में अगर आप देखें, NWFP में देखें, तो मुसलमान जो है अक्सरियत में है। तो उन्होंने कहा कि अगर हालात हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ यही सलूक रहा तो मुझे अंदेशा ये है कि ये मुझे मुसलमान अलहदा मुल्क मान देंगे। फिर 1930 से लेकर 1940 तक ने पूरी कोशिश की एक इलामा इकबाल के जो ख्यालात हैं, जो उनके खदशात हैं, वो पूरे ना हों। मगर और आप देख लें उनकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोशिश, उनकी तकारीर सुन लें, फिर उनका कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इंतखाबात में इत्तेहाद देख लीजिए, फिर आप देख लें कि कांग्रेस रूल जब आया 37 से 39 तक, उससे गलत फहमी पैदा हुई। उस वक्त से मुसलमानों को ज्यादा एहसास महरूमी हुई, चाहे वो सच हुई या गलत हुई। और उसमें गांधी जी कहा करते थे, सर कायद आज़म कहते थे, गांधी जी मेरे से मुलाकात कीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। तो गांधी जी वो तो आसमान पे बैठे थे, उन पर ही वाज इंटॉक्सिकेटेड कि जी मैं तो हम फाते हैं, मुस्लिम लीग कुछ भी नहीं कर सकती। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस द ब्रिटिश and we are going to become the master of the land. That was the misunderstanding which led to the Lahore resolution, जिसमें कि उस वक्त एक्चुअली दो कौमी नजरिया फाइंड फॉर्म में आया। अच्छा जावेद साहब, एक तो पॉइंट जो है ना बार बार एम्फेसाइज किया इकबाल साहब ने कि मुसलमानों को सजाएं दी गई 1857 के जो वाकयात थे, रिवोल्ट कह लें उसको, जंग आज़ादी कह लें, उसमें मेरा तो ख्याल है कि सारी कम्युनिटीज ही शामिल थी और सबको ही सजाएं मिली। और सर सैयद ने तो कंडेम किया है उन मुसलमानों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। ये अलग बात कि हमें ये नहीं बताया जाता। और फिर सिखों ने क्या फ्रीडम मूवमेंट में कोई हिस्सा नहीं लिया? भगत सिंह जो इस्तारा बन गया, एक मेटाफर बन गया फ्रीडम का, फ्रीडम स्ट्रगल का, वो एक सिख था। और क्या हिंदुओं ने, कांग्रेस ने कुर्बानियां नहीं दी? मुस्लिम लीग ने क्या कुर्बानियां दी अंग्रेजों के खिलाफ? तो जितनी कुर्बानियां दी वो तो कांग्रेस ने दी। आप कैसे देखते हैं इसको? ये जितनी भी बातें हैं, ये जो
इकबाल साहब ने की। देखिए ये सारी फ्यूडल इरा की बातें हैं और ये वो नुक्ता नजर है, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि हिंदुस्तान में दो तरह के मुसलमान, एक हम जैसे जो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, इसी धरती इसी मिट्टी के लोग हैं। हमें हिंदुओं से ना तो पहले कोई दुश्मनी थी, ना हमें हिंदुओं से पहले कोई नफरत थी, ना हमारा हिंदुओं से कोई क्लैश था। ये जो पट्टी हमें पढ़ाई गई है ना, ये जो बाहर के हमलावर मुसलमान जो बन गए हैं ना, फिर उस यहाँ के कन्वर्टेड मुसलमान भी उनके साथ काफी शामिल हो गए। ये फ्यूडल इरा का वो सारी पट्टी है जो मजहब के नाम पर हमें पढ़ाई जाती है कि आवाज थोड़ी सी ज्यादा कीजिएगा, आवाज थोड़ी सी कम है आपकी। ये कहा गया है कि ये जो मुसलमान हैं ये हुक्मरान हैं, और ये जो इकबाल साहब ने भी ये कहा कि आपको पाकिस्तान के हिंदुस्तान के हर बंदे के मुंह से आप ये सुनेंगे कि हमने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। कौन से हिंदुस्तानी मुसलमान ने, मेरे जैसे और इकबाल चावला साहब जैसे मुसलमान ने यहाँ हुकूमत की? क्या हमारे अब्बा अजदाद जब मुगल आए या उससे पहले तुर्क और मंगोल और ये जितने भी पर्शियन स्पीकिंग लोग थे, क्या उसमें हमारे किसी भी रिकॉर्ड में पूरे 750 साल रिकॉर्ड उठाकर देख ले, दो पंजाबी मुसलमानों के अलावा एक आदिनो बेग जिसने अपना नाम बदला था, ये पंजाब का राई था, और एक मोहम्मद चट्टा जो पंजाब का ही मुसलमान था, ये जाकर अंग्रेज इन मुगलों की फौज में भर्ती हुए थे। इनके अलावा आप पूरा 700 साल रिकॉर्ड उठाकर देख लें, आपको मुसलमान चपरासी भी नहीं मिलेगा इन मुसलमानों की गवर्नमेंट में। खास करके मुकामी मुसलमान आपको नहीं मिलेंगे, हिंदू आपको मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेंगे, क्षत्रिय मिलेंगे, हर बानिए जो भी इनकी कास्ट थी इसमें से तो आपको मुसलमानों में मिल जाएंगे, लेकिन आपको मुकामी मुसलमान कभी भी इन इन अरब पर्शियन बाहर के मुसलमानों के साथ किसी सूरत जो है इनको राइट्स नहीं दिए गए थे, बल्कि इनको हिंदुओं से भी ज्यादा लो दर्जे का समझा जाता था, और इनसे भी जिजिया लिया जाता था। जिन जिन बादशाहों ने, यहाँ मुसलमान बादशाहों ने जिजिया लिया, वो यहाँ का कन्वर्टेड मुसलमानों से भी जिजिया लेते थे। ये जो बातें करना कि हमारी हुकूमत थी वो बाहर के मुसलमानों की खानदानी हुकूमत थी, और वो एक खानदान जो है वो मुसलमानों ने कोई रेफरेंडम करके या कोई वोट देकर तो उनको अपना बादशाह तो नहीं बनाया हुआ था। जाहिर है वो काबिल थे, जाबर थे, जालिम थे, और उनके साथ जब हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप के साथ जोड़ता है तो फिर आर्या समाजी जब कोई बात करते हैं तो इनको तकलीफ इसलिए होती है कि मुसलमान ये चाहता है कि हम तो दुनिया के मुल्कों को तहस नहस करें, कब्जे करें, उन्हें कत्ल करें, मारें, और उनके ऊपर जो है जाकर हुक्मरानी करें, उनके मजहब को जबरदस्ती कन्वर्ट करें। ये तो मुसलमान को खुला लाइसेंस मिलना चाहिए और इसको जायज करार देना चाहिए, चाहे मजहब हमारा इसकी इजाजत दे या ना दे, लेकिन हमारे बादशाहों ने, हमारे खलीफों ने ऐसा किया है तो ये बिल्कुल जायज है। ये एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट यहीं से पैदा हो जाता है कि मुसलमान ना तो फ्यूडल दौर से बाहर निकल रहा है और ना ही अपना माइंड सेट चेंज करने के लिए तैयार है। तो ये मॉडर्न जो हिंदू थे जिन्होंने यहाँ नेशनल लिबरेशन मूवमेंट चलाई, उनके साथ ये कैसे साथ दे सकते थे? ये फिर वही उसी बैकवर्ड मेंटालिटी और बैकवर्ड आइडियोलॉजी के साथ गए जो जिसमें जिना जैसे बंदे को सामने लाया गया, जो कट्टर कम्युनल और इंतहाई मतलब हिंदू दुश्मन आइडियोलॉजी लेकर सामने आया कि खुद तो वो कोई मजहब प्रैक्टिस करे या ना करे, लेकिन उसने जब मजहब का नारा लगाया तो मुसलमानों ने उसको अपना निजात दहिंदा बना लिया, जबकि जिना साहब कोई मुकामी जुबान भी नहीं बोलते थे, सबको पता है। लेकिन ये क्या है, ये सोच क्या है, ये माइंडसेट क्या है? ये वही बाहर के मुसलमानों की फ्यूडल जमाने की सोच कि हमने हिंदुओं पर हुकूमत की है, हिंदू हमसे घटिया है, हिंदू हमसे लो दर्जे के हैं, हम बड़े सुपीरियर हैं, हमारा अकीदा बड़ा सुपीरियर है। ये वही साम्राज्य जो ख्याल है, आइडिया है, ये ब्रिटिश साम्राज्य के साथ मिलकर इन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा इसी सोच और फिक्र में किया, क्योंकि इसी सोच को अंग्रेज ने इनकरेज किया। वो कि अंग्रेज का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि वो अपने मकासद थे और वो मुसलमानों को इसलिए इस्तेमाल करते थे कि वो, जिस तरह इकबाल साहब ने कहा कि पहले उन्होंने हिंदुओं को अपनी हमायत में किया जब हिंदुस्तान पर कब्जा किया, और उन्होंने कहा कि आप किस लिए यहाँ हमसे लड़ते हो, आप पर तो ये जो मुसलमान है ये भी काबिल ही थे, हम तो आपको बेहतर हुकूक देंगे, हम आपको बेहतर देखभाल करेंगे। मुसलमानों ने तो आपके लोगों को जबरदस्ती मजहब धर्म भी चेंज कराए, आप पर जबरन हुक्मरानी भी की,
और आपके साथ सारे जुल्म किए, तो आप उनका साथ से उनकी हुकूमत बचाने का साथ क्यों दे रहे हो? और हिंदुओं की शायद कुछ लोगों ने उनका साथ भी दिया, लेकिन 1857 की जो बगावत थी वो तो यूपी के एक मौलवी साहब थे और एक पंडित थे, पता नहीं क्या उनका नाम था, शायद राम प्रसाद बिस्मिल या इस तरह का कोई नाम था, वो शायर भी थे। उन्होंने बगावत का ऐलान किया था, जबकि पहले जो है वो मद्रास और बंगाल की आर्मी ने दिल्ली पर कब्जा किया था, और उसी वक्त से बंगाली जो है वो नॉन मार्शल हो गए, और इनको कहा गया कि ये तो नॉन मार्शल है, इसलिए कि उन्होंने बगावत करके पहले तो पंजाब पर कब्जा कराया बंगाल और बिहार की आर्मी ने, और उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ जब बगावत हो गई, और बगावत भी हिंदुस्तानी फौज में, हिंदुस्तानी सिपाहियों में उस वक्त फैली जब इनको कहा गया कि ये जो कारतूस आपको दिए गए हैं, इसमें एक को कहा गया कि इसमें गाय की चर्बी है और दूसरे को कहा गया कि इसमें सुअर की चर्बी है। पूरे हिंदुस्तान पर इन हिंदू मुसलमानों ने मिलकर कब्जा कराया, उसकी फौज में भर्ती हो गए, और इनको कोई परेशानी नहीं हुई कि हिंदुस्तान ने हमारा पूरा वसी अरीज वतन ले लिया है, उस पर इनको कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन एक को गाय की चर्बी पर इतना दुख हुआ और दूसरे को सुअर की चर्बी पर इतना दुख हुआ कि ये अंग्रेजों के खिलाफ उठकर बगावतें करने लगे। आप इनका शऊर देखें और इनका माइंड सेट देखें कि इसी माइंड सेट ने, इसी आइडियोलॉजी ने पाकिस्तान बनाया, और सिर्फ मुसलमानों को डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं देने। हमारे लीडरों का मेन मकसद ये था कि इनको डेमोक्रेसी में ना रखा जाए, और आज आप देख लें कि दुनिया के किसी भी मुसलमान मुल्क में आपको रियल डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। जिन्ना ने भी हिंदुस्तान का बंटवारा सिर्फ इसलिए कराया था कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं रहना चाहते थे। कांग्रेस जितनी मर्जी जो है वो अंग्रेजों ने बनाई हो, लेकिन कांग्रेस ने जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की लिबरेशन मूवमेंट चलाई, वो यहाँ से कॉलोनियल, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को इतना डीप रूटेड कर चुके थे कि जो मुसलमानों के जिन्ना जैसे जो लीडर थे इनको काबिल कबूल थी नहीं। ये चाहते ही नहीं थे कि मुसलमान किसी आजादाना माहौल में रहकर कोई तरक्की करें। उसकी मिसाल पाकिस्तान पिछले 76 सालों से हमारे सामने जिंदा मिसाल मौजूद है कि पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ पिछले 75 सालों में जिना का ये यतीम खाना जो बनाया, इसमें क्या किया गया इस 22 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों के साथ है। यहाँ तो ना कोई आर्य समाजी है, ना कोई अंग्रेज है, ना कुछ है। ये वही माइंड सेट और ये वही आइडियोलॉजी है मुसलमानों के दिमाग में कि हम तो यहाँ के है ही नहीं, हम तो घोड़ों पे बैठ के यहाँ लोगों पर हुक्मरानी करने आए थे, और इसलिए तो बैंक बैलेंस जाकर इंग्लैंड में, अमेरिका में बनाए हुए हैं, और जब भी इस मुल्क के ऊपर कोई मुसीबत पड़ेगी तो ये जहाजों में बैठ के भाग जाएंगे। और हम जैसे जो लोग हैं जिनको ये शूद्र कहते हैं, हम तो कहाँ जाएंगे? हम तो इसी मिट्टी के बने हुए हैं, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी के रहने वाले हैं, और हमें भी ये पट्टी पढ़ाई कि आप लोगों का मजहब पहले है, धर्म पहले है, और वतन आपका कुछ भी नहीं होता है। आपको सबसे ज्यादा जो है वो मक्के की तरफ रुख करना चाहिए, और आपको सऊदी अरब का वफादार होना चाहिए। दूसरे को कहा गया कि आपको ईरान का वफादार होना चाहिए। आप मुसलमानों के वफादार रहें, अपनी धरती के वफादार, अपने लोगों के वफादार ना रहें। ना आप हुकूक मांगे, ना आप डेमोक्रेसी मांगे, ना आप साइंसी तरक्की मांगे। ये असल में टू नेशन थ्योरी एक फ्यूडल इरा की थ्योरी है, और इसको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए, अपने वतन से इनकी मोहब्बत खत्म करने के लिए, हिंदुस्तान के खिलाफ इन लीडरों को इस्तेमाल करने के लिए और अवाम को कंट्रोल करने के लिए ये दिया गया था। इसमें कोई रियलिटी है ही नहीं, क्योंकि अगर इसमें कोई रियलिटी होती या ये मुसलमानों के दर्द को समझते, मुसलमानों की आजादी के हमें होते, तो पाकिस्तान जैसा एक वैसी खिता इनको मिल गया था। इसका इन्होंने क्या असर किया? हिंदुओं पर ये क्यों इल्जाम लगाते हैं कि क्या आज पाकिस्तान का कोई मुसलमान, इकबाल साहब समेत, ये जो बातें करते हैं, क्या हम उन मुसलमानों को कंडम करते हैं जिनने यहाँ आकर हिंदुस्तान पर कब्जे किए, हमारे अबो अजदाद का कत्लेआम किया, औरतों को रेप किया, यहाँ लूंडियां बनाई? एक खानदान ने तो यहाँ पूरे हिंदुस्तान के शहरों को गुलामों की मंडियों में बदल दिया, उसका नाम ही खानदान गुलाम पड़ गया। क्या हमें आज भी शर्म नहीं महसूस हो रही है आज 21वीं सदी में कि ये बातें करते हुए कि हम जिस हिस्ट्री के, जिस तहजीब के वारिस हैं, उसको हम इसलिए नकार रहे हैं कि उसमें हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, और हमें शर्म आती है कि क्योंकि हमारे दादे परदादे कन्वर्ट हो गए थे, चाहे वो
जबर से कन्वर्ट किए गए या खुशी से हुए, हमें तो नहीं पता। लेकिन आज हम बड़े नारे मारते हैं कि हिंदू तो हमारा दुश्मन है। ये किसने पट्टी पढ़ाई? हम तो यहीं के रहने वाले लोग थे, हिंदुओं के साथ ही रहते थे, हिंदू ही हमारे रिश्तेदार, तल्लकदार, कुमें, बरादरियां, कबीले, खून, हर चीज मिलता था। तो ये पट्टी किसने हमें पढ़ाई कि आपका हिंदू तो दुश्मन है, लेकिन हजारों मील दूर से आया हुआ गोरा जो है वो आपका दुश्मन नहीं है। आपका यहाँ का हिंदू सिख तो दुश्मन है, लेकिन हजारों मील दूर से आया हुआ जो मुसलमान काबज है, हमलावर है, जिसने हमें कभी चपरासी की नौकरी नहीं दी 700 सालों तक, हमारी नस्लों को गुलाम बना के रखा, जिजिया लेते रहे, उनके तो ये नारे मारते हैं। उनको तो ये वली अल्लाह कहते हैं। हजरत औरंगजेब साहब जिन्होंने जो है वो यहाँ इतना बड़ी कत्लो गारत करी मुसलमान हिंदुओं और मुसलमानों की, कि ना उनने कोई शिया छोड़ा और ना उनने किसी हिंदू के मंदिर को छोड़ा। और आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हिंदू ये कर गए। बात ये है कि हम खुद इस वतन के वफादार नहीं थे, हिंदुस्तान के हम मुसलमान कभी वफादार रहा ही नहीं है। मुसलमान ने इस वतन को कभी अपना वतन समझा ही नहीं है। ये 1887 की सर सैयद अहमद खान की स्टेटमेंट है कि अगर खुदा न खास्ता आज हिंदुस्तान से अंग्रेज चले जाते हैं तो इस मुल्क पर हुक्मरानी कौन करेगा। आप उस बंदे का माइंड सेट देखें कि जो ये कहता है कि मैं तो अरब से आया हुआ हूँ, एक ग्रेट मुसलमान हूँ, और बाकी ये जुलाए शूद्र जो मुसलमान है ये तो अजलाफ है, हम अशराफ है। और इनके मुकाबले में हमें आप मुसलमान, इनको हमारे मुकाबले में मुसलमान ना समझे अंग्रेजों को। वो कहता है कि हमारे खून से तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खून की खुशबू आ रही है, और हम जैसे जो कोई रामदास की औलाद है, कोई शंकर की औलाद है, कोई कृष्ण की औलाद है, उनसे तो इनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। फिर ये जो मुसलमान है, जो मेरे जैसा मुसलमान है, उठ उठ के नारे लाता है कि आर्य समाज ये कर गए, फलाने सिख ये कर गए, फलाने वो कर गए। जब हम सब कुछ कर सकते हैं तो सिखों को और हिंदुओं को अपने ही वतन में अपने मजहब को, अपने धर्म को, अपनी तहजीब को, अपनी सकाफत को, अपने सरजमीन को दफा करने का और वहां अपने मजहब धर्म का प्रचार करने की इजाजत क्यों नहीं है? मैं तो कहता हूँ कि आर्य समाजियों ने कुछ भी नहीं किया। अगर यहाँ कोई मुसलमान होता आर्य समाजियों की जगह, तो ये तो इनकी गर्दन को तलवारें रख के सबको वापस जो है वो हिंदू कर चुका होता, लेकिन किसी ने नहीं किया। मेरी स्टेट पर तो जो है वो हिंदुओं की हुक्मरानी थी। 1947 में मुसलमानों ने, पाकिस्तान ने अंग्रेजों के कहने पर हमारी रियासत पर हमला करके इसलिए हमला किया कि वो तो हिंदू क्यों हुकूमत कर रहा है, जबकि हिंदू ने जो इंसाफ किया हुआ था हमारी रियासत कश्मीर में, वो आपको शायद अंग्रेजों के दौर में भी नहीं मिला हुआ था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस रियासत को इसलिए खत्म कराया कि हिंदू क्यों हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। यानी हमारे अंदर जो है ये असर पैदा किया गया कि मुसलमान हुक्मरान चाहे जितना बड़ा जालिम हो, जितना बड़ा कातिल हो, जानी हो, रिश्वतखोर हो, बदमाश हो, लुटेरा हो, उसको ही अपने ऊपर जुल्म करने की इजाजत दो। अगर कोई गैर मुस्लिम हुक्मरान आपके ऊपर हुक्मरानी करे, जितना अदल और इंसाफ वाला, उसको कभी तस्लीम नहीं करो, क्योंकि ये आपको कहा गया है कि मुसलमान पर हुक्मरानी और मुसलमान पर जुल्म, मुसलमान के साथ जिना, चोरी, डकैती भी अगर कोई करता है तो वो अपना हम मजहब करना चाहिए, दूसरा करे तो हम सारे चीख उठते। अब हमारे अंदर ये गद्दारी के जरासीम कहाँ से पैदा हुए? हमारे अंदर गद्दारी के जरासीम उन मुसलमानों ने पैदा किए जो बाहर से आकर कहते थे कि आप तो घटिया शूद्र मुसलमान हो, अगर ए ग्रेड मुसलमान बनना है तो हमारी तरह का इस्लाम कबूल करो, तलवार पकड़ो, हिंदू के खिलाफ जो है नारे मारो, हिंदू को कत्ल करो, उससे नफरत करो। और इसी हम सर सैयद अहमद खान का इस्लाम जो है वो फॉलो कर रहे हैं, हम मोहम्मद अरबी का इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम अपनी धरती को काट कर, इसके टुकड़े करके, इससे हम बेवफाई करके आज हमारी हालत जो है वो सामने है। उससे क्या निकला? पाकिस्तान बनाकर हमने क्या तीर मार लिए? एक दूसरे की गर्दनें काट काट कर हमने इस मुल्क के अंदर आज तक डेमोक्रेसी नहीं आने दी। पंजाब देश का सबसे बड़ा सूबा है, और सबसे ज्यादा अगर पंजाबियों का अगर कोई रोल है तो वो हिस्टोरिकलिटी और आज भी सबसे मनफी रोल इन पंजाबियों का रहा है। ना ये किसी हमलावर के साथ जो है वो इनने लड़ाई की, उनको जो है ये बुलाते रहे और उनको जो है उनके साथ अलायंस बनाते रहे, उसमें कोई मुसलमान नहीं, सब हिंदू सिख सारे। तो मैं ये कहता हूँ कि जब 1857 की बगावत हुई तो सिखों के लश्कर तो साउथ इंडिया में मुसलमानों की बगावतें क्रश करने के लिए गए। हिंदू ने कम से कम अक्ल पकड़ी, दिमाग पकड़ा, तालीम हासिल की, मॉडर्नाइज हुए, और मुसलमान मॉडर्नाइज नहीं। इनने सबसे पहला फतवा दिया कि भाई जो अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ेगा वो तो काफिर हो जाएगा।
तो जब हमारी सोच ये इस तरह की फ्यूडल सोच है कि हमने अपनी जनता को बेवकूफ ही बना के रखना है, गुलामों की तरह रखना है, और उसके अंदर जो हमारे इंटेलेक्चुअल थे वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम खुलकर आज भी ये नहीं कह सकते कि भाई खुदा के बंदो हम मुसलमान हो चुके हैं, हर 10 साल के बाद हमें नए सिरे से मुसलमान मत करो। जौला गया तो अपना मुसलमान लेके आया, मुशर्रफ आया तो अपना इस्लाम लेके आया, अब कोई और आया तो कोई नया इस्लाम हमें, ये हमें इस्लाम की तजर्बागाह बनाया हुआ है। गोया हम कोई मुसलमान नहीं हुए, हम शाह बोले के जो हुए, जो आता है उसके साथ भेड़ों की तरह जो है लग जाते हैं, और ये हमें बेवकूफ बनाए। भाई हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी कायम करो, यहाँ इंसाफ का निजाम कायम करो, हमें बराबर के हुकूक दो, और आप नारे मारते हो हिंदू हिंदू हिंदू। हिंदू ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने तो अपना हशर नशर करके रख दिया 1971 में, बंगालियों की नस्ल कुशी की, और अपने ही पंजाब को, अपने ही हिंदुस्तान को तोड़कर आपने उस पर फख्र किया। और जब कल बंगालियों ने ये काम किया तो उनका जो शेख मुजीबुर रहमान तो गद्दार हो गया, लेकिन हमारा हिंदुस्तान तोड़ने वाला जनाब हमारा जो हजरत कायद आज़म बना। मेरे ख्याल में हमें अपने अंदर से इस मुनाफिकत को खत्म करना चाहिए, और इस चीज को समझ लेना चाहिए कि हम जिस दौर में रह रहे हैं, ये ड्रामेबाजी, ये मजहबी धोखेबाजी ये नहीं चलती है। ये अपने ही आवाम को धोखा देने के लिए हम कभी हिंदुओं के खिलाफ नारे मारते हैं, कभी कहते हैं पूरी दुनिया काफिर है और हमारे साथ फांसी कर रही है। भाई आप हो क्या? आपके पास है क्या फांसी करने के लिए? दुनिया जहान की जो चीजें हैं वो आप बाहर से लाके आपके पास, तो मैं कहता हूँ कि आप लोग दिमाग ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कुरान में, गौर फिक्र करो और तदब्बर करो, उसको छोड़कर आप यहाँ दूसरे लोगों के खिलाफ नारेबाजी करते हो। तो इससे अंदाजा होता है कि हम ना तो उस पुराने जो बाहर से मुसलमानों ने आकर हमें जबरन जो इस्लाम पढ़ाया है तलवार की और बंदूक की नोक पर, ना हम उसको छोड़ने के लिए तैयार है, ना फ्यूडल आइडियोलॉजी छोड़ने के लिए तैयार है, तो हमें कोई नहीं बचा सकता। हमारी तबाही लाजमी है, और जब हम तबाही से भी इबरत नहीं हासिल करते हैं, एक दफा ये मुल्क टूट गया उसके बाद भी कोई इबरत हासिल नहीं की। आप देख लें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, पश्तूनख्वा में, और पंजाब की अपनी हालत देखो। 12 करोड़ पंजाबी आज अपनी जुबान बोलने से शर्मिंदा है। तो किस तरह की कौमें हैं आप, और कौन से आप मुसलमान हैं, और कौन से आप हिंदू हैं, और कौन से आप ड्रामेबाजियां करते हैं, और किस तरह के लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो? तो टू नेशन थ्योरी बेसिकली ये है ही मुसलमान फ्यूडल्स का नजरिया, और उसको हवा दी है अंग्रेजों ने, और आज जो कुछ बना के बैठे हुए उसी बुनियाद पर पाकिस्तान क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बना? इसलिए कि इसकी टू नेशन थ्योरी, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ये है फ्यूडल थ्योरी। तो फ्यूडल थ्योरी में कभी आप बन ही नहीं सकते, फ्यूडल नजरिया लेके आपकी स्टेट कभी डेमोक्रेटिक नहीं बने। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हम हिंदुओं को ब्लेम करने के बजाय, अंग्रेजों को ब्लेम करने के बजाय, अपनी गद्दारियां, अपने धोखे, अपने फराड, अपनी बदमाशियां, अपनी एंटी डेमोक्रेटिक और अवाम दुश्मन जो रवैये हैं उसको बदलें।